हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉग, जो कि आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसी से बिलोंग करता है। एंड यू नो एनएमसी ने, एनटीए ने नीट 2024 से ही इस टॉपिक को सिलेबस में ऐड किया है। 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, हालांकि एनसीईआरटी में फ्रॉग गिवन है, ओल्ड में भी है, न्यू में भी है, बट ये सिलेबस में नहीं था, इसलिए इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते थे। बट अब फ्रॉग से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्योंकि नया ऐड हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हाँ, अगर किसी को ये घबराहट हो रही है कि यार अननेसेसरी एक नया टॉपिक ऐड हो गया, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसमें मार्क्स आएंगे हमारे, तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। जो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उन सारे चैप्टर्स की समरी है बच्चों ये टॉपिक। फ्रॉग में ज़्यादातर जो एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो हमसे ही मिलते जुलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होती है, लिवर होता है, पेनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, वो सब चीज़ें फ्रॉग के पास है। हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ब्लड है, सेम वही फ्रॉग के पास है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़रूर थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि फ्रॉग्स एम्फीबियंस हैं, तो इन्हें पानी में भी रहना है, लैंड पे भी रहना है, तो थोड़े से वेरिएशंस हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे हमारे पास किडनीज हैं, इनके पास भी किडनीज हैं। ओके, तो बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो फ्रॉग में और ह्यूमंस में सेम है। आपको ये टॉपिक पढ़ते वक्त लगेगा कि यू आर रिवाइजिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम हर उस जगह पे जो जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं ह्यूमंस में और फ्रॉग में, वो हम साथ साथ में मेंशन करते चलेंगे, जिससे आपको इसमें अननेसेसरी एफर्ट्स ना लगाने पड़े। ओके, स्टार्ट करें इस टॉपिक को, है ना। तो एकदम अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस, फुल पॉजिटिविटी के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ना है, एंड डेफिनेटली आपको ये टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा इसके पहले एक टॉपिक दे रखा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, क्योंकि टिश्यूज़ के बारे में तो हम पढ़ ही चुके, तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो वो 2-3 लाइन्स जो इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, वो हम देख लेते हैं। द बेसिक टिश्यूज मेंशन्ड अबव, यानी जिन टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा था ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, तो ये कह रहे हैं कि दीज टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, दैट यू ऑल नो। बट ऑब्वियस बात हो रही है मल्टी सेलुलर की, यूनिसेलुलर में तो टिश्यू ही नहीं होता, ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे। ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। अगर सेल्स में ऐसा कुछ डिवीजन नहीं होता, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उनको पता ही नहीं कि किसको क्या करना है, तो वो सही से नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाने के लिए इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ने किया है। ठीक है। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, दैट यू नो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम हार्ट की बात करें तो अकेला हार्ट भी चारों तरह का टिश्यू रखता है बच्चों। हार्ट की जो कवरिंग है एपिथेलियल की बनी है, यू नो। एपिथेलियल के पास हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। मसल्स तो है ही हार्ट में, कार्डियक मसल्स, और हार्ट में भी वैसे तो हार्ट हमारा मायोजेनिक है, खुद ही अपनी हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, बट यू नो हार्ट रेट को कम ज़्यादा करने का काम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का है, तो नर्व सप्लाई भी है, तो न्यूरल टिश्यू भी हार्ट के पास है। ठीक है। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट the complexity in organs and organ system display certain discernible trend। ठीक है। ये जो डिसर्नेबल ट्रेंड है इसी को कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड, कि कैसे ऑर्गन्स धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, बट वो 12th में जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं वहाँ कवर करना है। ठीक है। सो यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ 3 ऑर्गेनिजम्स, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी में फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवॉर्म तीनों दिए हैं, बट न्यू एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्रॉग दिया है, और एनएमसी का सिलेबस कहता है कि हम फ्रॉग भी पूछेंगे, और एनटीए ने एफएक्यू निकाला है कि हम कॉकरोच भी पूछेंगे। ठीक है। तो हमें तो फ्रॉग और कॉकरोच प्रिपेयर करके जाना है। नाउ at different evolutionary level to show their organization and functioning। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दी है बच्चों, आई थिंक आपको पता है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब है, इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस, क्योंकि प्लांट्स और भाई हमारे में तो फिर भी ऐसा होता है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, कि इंटरनल ऑर्गन्स अलग होते हैं, एक्सटर्नल अलग होते हैं, बट आप प्लांट में देखो रूट एक्सटर्नली दिख रही है, अब रूट के अंदर कोई नया ऑर्गन थोड़ी ना होता है, स्टेम के अंदर कोई अलग ऑर्गन थोड़ी ना होता है, टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट में या जो माइक्रोब्स हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं,
या सिंपली आप तो प्लांट की बात कर लो, वहां तो जो मॉर्फोलॉजी है वही एक तरह से उनकी एनाटमी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप एनाटमी में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हो। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रेफर टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और द बॉडी, and anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animal। ये क्या लाइन लिखी है भाई, इसीलिए एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो एनाटमी वर्ड है ना वो एक्चुअली में इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी है, जैसे स्टमक कैसा दिखता है क्या है वो एनाटमी है, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी हुई है ना। उसमें भी फिर हम स्टमक की अगर एक एक लेयर बाय लेयर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। ठीक है, तो ये बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि यहाँ पर आपको बताए हैं और बोला है कि भाई 3 एनिमल्स के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, बट हमें पढ़ना है सिर्फ फ्रॉग एंड कॉकरोच के बारे में, उसमें भी कॉकरोच पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। ओके, तो चलिए देखें जरा, ये फ्रॉग जो है सबने देखा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने रियली में मेंढक को ना देखा हो, है ना। तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, टर टर की आवाज़ें भी सुनी होगी। तुमने सोचा है कि बारिश के मौसम में क्यों दिखते हैं फ्रॉग, हमें गर्मी या सर्दी में कहाँ गायब हो जाते हैं, बहुत रेयरली दिखते ही नहीं है, बल्कि उसका रीज़न है बच्चों, इसी चैप्टर में आएगा कि फ्रॉग्स जो है ना वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करते हैं, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। ये ना ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं ना ज़्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, तो गर्मी और सर्दी में लैंड में बरोज बना के अंदर छुप जाते हैं, वहीं पे छुपे हुए सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेते हैं अपना, अदरवाइज दे जस्ट स्लीप। ठीक है, और सिर्फ बारिश के मौसम में मस्ती करने मज़े मारने ये बाहर की तरफ आते हैं, और वही रेनी सीजन ही इनका ब्रीडिंग सीजन भी है जिसमें ये अपनी स्पीशीज का नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग जो है वो कैसा है, रेनी सीजन में दिखेगा आपको जनरली। अगर हम इसके हायरार्की की बात करें कि भाई ये कहाँ बिलोंग करता है, तो यू ऑल नो किंगडम तो एनिमेलिया है ही। किंगडम के अलावा अगर हम पूरी हायरार्की देखें तो हम कह रहे हैं भाई इसका किंगडम हो गया एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। यू ऑल नो फ्रॉग उसी फाइलम से बिलोंग करता है बच्चों जिसमें हम है, दैट इज कॉर्डेटा। अगर आप इसके सब फाइलम को याद करें, एक बार आपका एनिमल किंगडम रिवाइज हो जाएगा, तो फ्रॉग तो कॉर्डेटा में सब फाइलम हो जाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट है ना, ये भी तो वर्टिब्रल कॉलम होगा इसके पास। उसमें फिर अगर हम सुपर क्लास देखें इसकी, तो सुपर क्लास कौन सी है, टेट्रापोडा। 4 लिम्स हैं इसके पास, इसमें मैंने एक डिवीजन नहीं लिखा, डिवीजन भी होता है ग्नैथोस्टोमेटा। ओके, देन फिर आते हैं हम इसकी क्लास पर, दैट इज एम्फीबिया। तो फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। ओके, एंड जीनस और स्पीशीज में, जीनस तो राना, स्पीशीज बहुत सारी अलग अलग होती हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीशीज है वो है राना टिग्रीना, जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, राना टिग्रीना। और भी फ्रॉग कई तरह के होते हैं ना, जैसे एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था हाइला होता है एक ट्री फ्रॉग, वो ट्रीज पे रहता है। ठीक है, बूफो होता है पॉइजनस टोड, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, बट मेनली जो फीचर्स हम देख रहे हैं दैट इज इन रेफरेंस टू राना टिग्रीना। क्लियर। तो भाई क्या क्या दिख रहा है आपको फ्रॉग में, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रॉग में। हमारी तरह आई, नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, है ना। ईयर एज सच हमारी तरह से पिन्ना नहीं होते, बस यहाँ पे आई के पास एक दोनों तरफ आपको पतली सी मेम्ब्रेन दिखेगी, कान का पर्दा दिखेगा, उसको बोलते हैं टिम्पैनम। इसमें लेबल नहीं किया हुआ है, चाहो तो कर लो, इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, 2 पेयर लिम्स है, 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स, ग्रीन कलर के होते हैं, और बॉडी में 2 ही पार्ट्स होते हैं, आगे के पार्ट को कहते हैं हेड और इस पूरे पार्ट को कहते हैं ट्रंक। जैसे हमारे में तो होता है हेड, नेक, थॉरेक्स, एब्डोमेन, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, नेक तो है ही नहीं फ्रॉग में। यू नो फ्रॉग में नेक क्यों नहीं होती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉग आपको पता है ना जंप करते हैं, तो कई फीट लंबी छलांग भी मारते हैं ये, तो अगर इनमें से लंबी सी फ्लेक्सिबल सी गर्दन होती ना, तो वो गर्दन जंपिंग में इनको हिंड्रेंस कॉज करती, तो नेचर ने इनको नेक ही नहीं दी, नेक बनाई नहीं इनमें। ठीक है, तो नेक इज एब्सेंट और टेल भी नहीं है, देखो यहाँ पर है ना, टेल इज ऑल्सो एब्सेंट। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स जस्ट मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ जिससे आप थोड़ा सा ना यूज टू हो जाओ, नोन हो जाओ कि फ्रॉग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बीच बीच में वो टर्म्स आए तो आप कोरिलेट कर लो। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बताया है। 3 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं इनफैक्ट, फ्रॉग के जनरल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं फ्रॉग के। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। अच्छा, इसमें भी वाटर में फ्रॉग कहाँ मिलेगा, बट ऑब्वियस मरीन, समुद्रों में थोड़ा ना होते हैं मेंढक, पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो फ्रेश वाटर में होते हैं।
ठीक है, बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया, हायरार्की हम लिख चुके हैं, फाइलम कॉर्डेटा, एंड द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग विच फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। ठीक है, जिस स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं दैट इज राना टिग्रीना। अब आपको ध्यान है, हम एनिमल किंगडम में ही पढ़ चुके हैं ये बात कि हमारा जो कॉर्डेटा फाइलम है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, उसमें परम होता है। परम पता है ना, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमेलिया। ओके, तो हमने पढ़ा था क्या कि ये तीनों ही जो हैं, मतलब चलो पहले इनकी बात करते हैं कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं सिर्फ इन्हीं के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो सिर्फ यही होम्योथर्मिक है, यही अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। बाकी तीनों कैसे हैं, पॉइकिलोथर्मिक। तो कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट लिखा है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। कोई नया पॉइंट नहीं है, सब बच्चों को पता होगा जिसने 11th पढ़ ली है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मिक, है ना। ऐसे एनिमल्स को आप कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, जैसे हमारा 37 डिग्री है सेंटीग्रेड, तो हमें बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो बाकी ये जो तीनों हैं इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक, या इकोलॉजी में एक और टर्म आती है बच्चों एक्टोथर्मिक। एक्टो मतलब एक्सटर्नल, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, ना कि इंटरनल पर। हम होते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, क्लियर। देन यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दिया है बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो सुनना ध्यान से। तुम सबको पता है, एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था और देखा भी होगा कि गिरगिट जो है वो बहुत जल्दी अपना रंग बदलता है, बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। और गिरगिट आता है रेप्टाइल्स में, कैलोटीज, गार्डन लिजर्ड। तो ये तो हमें ध्यान रहता है कि भाई रेप्टाइल्स के पास अपना कलर चेंज करने की कैपेसिटी होती है, बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रॉग्स के पास भी बच्चों ये कैपेसिटी है। फ्रॉग्स भी, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि हम फ्रॉग बहुत कम समय के लिए देखते हैं, बट येस फ्रॉग्स कैन चेंज देयर कलर। जब ये नॉर्मली ये ग्रीन होते हैं तो ग्रासेस के बीच में इजीली छुप जाते हैं, बट अगर कभी ये सूखे पत्तों और ड्राई लैंड के बीच में है ना, तो ये खुद को ब्राउन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो येस दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर, और इसी फिनोमिना को कहते हैं चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। दैट इज कहाँ कहाँ चेंज करते हैं ये, ग्रासेस पे या ड्राई लैंड पे, पानी में इसकी नीड नहीं है। दिस एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम from their enemies but obvious is called camouflage. कॉमन वर्ड, ना सिर्फ इनके लिए, कहीं भी, जैसे आप 12th में इवोल्यूशन में लाइकेन्स के बारे में पढ़ते हो कि लाइकेन्स पर मौत छुप जाती है, उनके कलर की होती है, तो वो भी कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक जनरल वर्ड है। कैमोफ्लेज का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड जैसा कलर बना ले दुश्मन से बचने के लिए। कैमोफ्लेज आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो भी इसी पर्पज से बनाई गई है। उनकी यूनिफॉर्म पे ब्राउन कलर की होती है, बीच बीच में डार्क कलर के स्ट्राइशंस बने रहते हैं कि वो झाड़ियों और पत्तों जैसा दिखे, कभी छुप के वार करें तो नजर ना आए एकदम से, ठीक है। तो दैट इज सिंपली कैमोफ्लेज। ओके, कैमोफ्लेज कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, कई सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे गार्डन लिजर्ड हो गया, कैलोटीज, फ्रॉक्स भी हो गया, ठीक है। तो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स दोनों कैमोफ्लेज कर सकते हैं। ओके, देन एक और लाइन लिखी है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मिमिक्री। वैसे जब हम इकोलॉजी में डिटेल में कैमोफ्लेज और मिमिक्री पढ़ते हैं ना आपके हैनी कोर्स में, तो वहाँ तो आता है कि कैमोफ्लेज एक अलग चीज़ है और मिमिक्री एक अलग चीज़ है। कैमोफ्लेज में ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपना कलर चेंज कर सकता है, मिमिक्री उसको कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने अपीयरेंस को, मतलब उसमें अपीयरेंस ही ऐसी होती है जैसे वो किसी और की मिमिक्री कर रहा हो। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब बताऊंगी एक एग्जांपल कि जैसे एक प्रेइंग मेंटिस होता है, उसके जो आगे के पैर, आगे का जो मतलब वो इंसेक्ट है, आगे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ की एक टहनी हो जब वो बैठा रहता है तो। ओके, तो उसको बोलते हैं मिमिक्री। मिमिक्री यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा दिखे खुद को बचाने के लिए, तो उसको कहते हैं एग्जैक्टली मिमिक्री। बट क्योंकि यहाँ कैमोफ्लेज भी क्यों किया जा रहा है, एनिमी से बचने के लिए, तो इन्होंने लिखा है कि इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को यहाँ पर मिमिक्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ रखा है हो सकता है वो कंफ्यूज हो कि यार कैमोफ्लेज और मिमिक्री साथ में क्यों आ गया, बट यस फ्रॉक्स में वी कैन यूज दिस। ओके, डन। सो यू मे ऑल्सो नो दैट, चलो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए, है ना। तो जनरल फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं हम, यहीं के ही नोट्स बन जाएंगे हमारे। कि फर्स्ट तो ये हो गया, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। दूसरा इसकी हायरार्की हो गई। थर्ड इसमें पॉइकिलोथर्मिक हो गया। देन फोर्थ हो गया कैमोफ्लेज या मिमिक्री। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इनके
हैबिटेट से रिलेटेड, कि भाई ये मतलब हैबिटेट नहीं, आप इनकी हैबिट से रिलेटेड, कि ये ना ही फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज. खुद बरोज बनाकर उनमें छुप जाते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड. और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, आपको स्पेसिफिकली टर्म याद रखनी है, बहुत हाई चांसेस हैं इस पर क्वेश्चन आने के. या इसको कहेंगे समर स्लीप, दैट इज एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप, दैट इज हाइबरनेशन. जिन्होंने इकोलॉजी पढ़ रखी है उनके लिए ये नए वर्ड्स नहीं हैं. वहाँ भी इकोलॉजी में आप पढ़ते हो कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर विंटर में खुद को सस्पेंड कर देता है तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन. समर में कर देता है तो उसे कहते हैं एस्टिवेशन. जैसे भालू, बियर विंटर स्लीप का एग्जाम्पल है, हाइबरनेशन का एग्जाम्पल है. कुछ फिशेज या स्नेल जो पानी में रहते हैं तो एक्सेसिव समर में पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो वो खुद को छुपा लेते हैं, सो जाते हैं, तो वो एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है. तो फ्रॉग दोनों में आता है. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्टिवेशन एज वेल एज ऑफ हाइबरनेशन. बस मिक्स मत कर देना. हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज द समर स्लीप. इसके लिए कोई ट्रिक बना लेना. मेरे दिमाग में कोई अच्छी ट्रिक ऐसी आई नहीं, SAWH जैसे भी मिलाकर, जिससे आपको ध्यान रहे. ठीक है क्या, क्लियर? तो ये आपको फ्रॉग के जनरल कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं. सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हो. मैंने कहा था ना बड़ा आसान टॉपिक है. चलो भाई, अब आते हैं हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पर. पहले डायग्राम में देखते हैं कि अगर हम फ्रॉग को बाहर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा. देखते हैं भाई. जैसे हमारे पास मुंह है, फ्रॉग के पास भी मुंह है, माउथ है. इसी माउथ के ऊपर की तरफ हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स हैं, तो इनमें भी अबव द माउथ 2 पेयर्ड नॉस्ट्रल होते हैं. आपको साइड से दिख रहा है तो एक ही नॉस्ट्रल दिख रहा है. क्लियर? फिर नॉस्ट्रल के और ऊपर जाओगे 2 आईज हैं. यस, फ्रॉग के पास भी 2 आईज हैं, पेयर्ड आईज. ठीक है, फ्रॉग की आईज तो आपने कभी ध्यान से देखा हो, फ्रॉग की तरफ देखना कभी, आपको लगेगा आपको घूर रहा है. क्यों? क्योंकि फ्रॉग की आईज थोड़ी बल्ज्ड आउट होती है, थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है. क्लियर? देन आईज के साइड में ईयर हैं, फ्रॉग के पास भी. आईज के दोनों तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है. हमारी तरह फ्रॉग में कभी ऐसे पिन्ना विन्ना नहीं होते बच्चों, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता. फ्रॉग में ये जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखता है टिम्पेनम, इट रिप्रेजेंट ईयर. यही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारी तरह माउथ हो गया, पेयर्ड नॉस्ट्रल हो गए, पेयर्ड आईज हो गई, पेयर्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया. ओके, देन ये सारी चीजें जहां प्रेजेंट है उसको आपने कह दिया हेड. अब और आगे चलते हैं. ये जो इनका पूरा बॉडी है जिसको आप ट्रंक कहोगे, इस ट्रंक पर का कलर क्या होता है? तो सबने देखा है फ्रॉग्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं. और एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि ग्रीन होने के साथ साथ इनकी बॉडी पर डार्क एंड इरेग्युलर से स्पॉट्स भी होते हैं, है ना. ये स्पॉट है. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डार्क कलर्ड है और ये इरेग्युलर है. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, एक जैसे नहीं है. तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को तो नीट में दोनों ऑप्शन होंगे वहां तैयार, रेगुलर स्पॉट्स या इरेग्युलर स्पॉट, लाइट कलर्ड या डार्क कलर्ड. तो इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है. डार्क कलर के हैं, इरेग्युलर स्पॉट्स हैं और सिर्फ डॉर्सल सरफेस पर है. ये देखो आप, फ्रॉग को वेंट्रली तो हम देखते नहीं हो तो छुपा रहता है, बट अगर वेंट्रली हम देखेंगे तो फ्रॉग का जो वेंट्रल पार्ट है बच्चों वो ग्रीन नहीं होता, बल्कि वेंट्रली फ्रॉग जो है वो हल्का सा पेल येलोइश होता है और यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है. इस पे कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं होते. तो वेंट्रली इट इज यूनिफॉर्म एंड पेल येलो. ठीक है, और बढ़ते हैं आगे. अब इसके टेट्रापोडा है तो इसके 4 लिम्स की बात करते हैं. ठीक है, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स है, पीछे की तरफ 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखने हैं. क्या? 4 लिम्स में होती हैं 4 उंगलियां, हाइंड लिम्स में होती हैं 5 उंगलियां. एक बार समझ रहे हैं हम, फिर हम सब एनसीईआरटी में देखेंगे सारे पॉइंट्स, डोंट वरी. 4 वैसे तो यहाँ 4 में FORE बोलते हैं, बट 4 और 4 मिलता जुलता है ना, तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो. कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है कि 4 उंगलियां कहाँ हैं और 5 कहाँ हैं. आगे वाले लिम्स को FORE 4 लिम्स बोलते हैं और इसी में FOUR 4 डिजिट्स है. ठीक है,
तो हाइंड लिम्स में 5 उंगलियां हो गई। सबसे मेजर डिफरेंस जो इनके 4 लिम्स है ना, उनमें उंगलियां जो हैं, जैसे हमारी उंगलियां इनके बीच में गैप है, ऐसे गैप होता है, लेकिन जो इनके हाइंड लिम्स है वहां आप देख रहे हो उंगलियां आपस में जुड़ी रहती है, क्योंकि उंगलियों के बीच में कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं वेब। आप कभी डक को देखना, डक जब पानी पे तैरती है तो डक के जो फीट है नहीं, जो 2 पैर हैं वो वेब्ड होते हैं। या आप पक्षियों में भी देखना, उसको किसी भी तार को या पकड़ने के लिए पक्षियों के जो पीछे वाले, मतलब पक्षियों में तो 2 तो विंग में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो 2 पैर हैं उनमें ऐसे आपको वेब दिखेगा। तो वैसे ही फ्रॉग में भी जो हाइंड लिम्ब है उनमें आपको इस तरह की उंगलियां दिखेंगी, उंगलियां आपस में कनेक्टेड है, वेब्ड फीट बोलते हैं इसको, वेब इज प्रेजेंट। तो पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा फीट वेब्ड फीट है, तो डू रिमेंबर पीछे वाला। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि देखो वैसे तो हमने फ्रॉग को अक्सर जमीन पे ही देखा है, बट वी नो कि फ्रॉग पानी में भी रहता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रॉग पानी में तैरता भी है मस्ती से। वो अपने पीछे के 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, मतलब खड़ा होता है मतलब उनके सहारे ले लेता है और फ्लोट करता है आराम से। तो जैसे डक को तैरने के लिए वेब्ड फीट चाहिए, वैसे ही फ्रॉग को भी चाहिए। वैसे आगे ऐसे खड़ा नहीं होता है, ऐसे पीछे वाले पैरों पे खड़ा होता है। तो आपको याद रहेगा कि जो हाइंड लिम्स हैं वो वेब्ड होते हैं। क्लियर? तो हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां हैं और ये कैसी हैं, वेब्ड, जबकि 4 लिम्ब में 4 उंगलियां हैं एंड नो वेब। क्लियर? और एक छोटा सा डिफरेंस और याद रख सको तो आप देख भी लेना कि फ्रॉग में जो पीछे वाले पैर होते हैं ना वो कंपैरेटिवली मोटे होते हैं, लार्जर एंड मस्कुलर, ठीक है, जबकि आगे वाले पैर कंपैरेटिवली थोड़े पतले होते हैं। तो और इन्हीं पीछे वाले दोनों पैर जो लार्जर है, मस्कुलर है, तो जिन लोग कुछ कंट्रीज में फ्रॉग की इन हाइंड लिम्स को बच्चों खाया जाता है, ये एज ए फूड यूज किया जाता है। इस टॉपिक में एकदम लास्ट में एनसीईआरटी में लास्ट में लिख रखा है ये पॉइंट, ठीक है। अब भाई कुछ नहीं होगा वहां पे खाने के लिए, फ्रॉग्स इजीली मिल जाते होंगे, तो फ्रॉग का जो सबसे मस्कुलर पार्ट था पीछे की टांगे वो लोग खाने लग गए, वही वहाँ का कल्चर बन गया, ठीक है ना। ये वियतनाम, कोरिया, चाइना, इन जगहों पर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस समझ में आ गए। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी। पढ़ ले, याद हो गए? चलो पढ़ते हैं। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इनकी मॉर्फोलॉजी का, आप सबने फ्रॉग को देखा है कैसे, छूने पर अगर छूकर भी देखा हो तो बिल्कुल एकदम म्यूकस जैसा होता है, जैसे जेली जैसा लगता है, एकदम सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि फ्रॉग की जो स्किन है वो हमेशा स्मूथ रहती है। रीजन पता है क्या आप लोगों को कि फ्रॉग की स्किन हमारी तरह ड्राई स्किन क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रॉग्स कैन डू रेस्पिरेशन बाय देयर स्किन। यूँ समझ लो कि इनकी जो स्किन है वो इनकी लॉटरी है, इनका एक ऐसा ऑर्गन है जो इनको हर जगह मदद करता है। जब ये पानी में होते हैं, वैसे तो इनके पास हमारी तरह लंग्स है बच्चों, पर आपको सबको पता है, मैं कई बार कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि लंग्स से हम पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते। लंग्स के अंदर पानी भर जाए तो बेकार है लंग्स, लंग्स को तो हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो ये जब लैंड पे रह रहे हैं तब तो इनके पास लंग्स हैं, लेकिन जब ये पानी में जाएंगे तो पानी में दे यूज देयर स्किन फॉर गैसियस एक्सचेंज। इवन लैंड पे भी दे कैन यूज देयर स्किन, क्योंकि लैंड पे भी इनकी स्किन तो मॉइस्ट है, तो लैंड पे भी स्किन को यूज करते हैं, पानी में भी कर लेते हैं। और जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में बरोज बना के छुप जाते हैं ना लैंड में अंदर, तो वहाँ तो थोड़ी हवा की कमी होगी, सफोकेशन सा ही होगा, तो वहाँ पे सांस लेने जितना सांस आ रही है ठीक है, वरना स्किन के थ्रू ही वहाँ पर भी ये गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने कहा ना ये इनका लॉटरी वाला ऑर्गन है जो हर जगह काम आएगा, इनके मास्टर ऑर्गन की तरह। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में भी स्किन, पानी में जा रहे हैं तो भी स्किन, और अगर लैंड पे रह रहे हैं तो स्किन यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना कि जब फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है, यानी कि टेडपोल स्टेज की बात कर रही हूं मैं, तब वो स्किन को यूज नहीं करता बच्चों। लार्वल स्टेज में तो टेडपोल को नेचर ने गिल्स दिए हैं जस्ट लाइक फिशेस, तो वहां पर स्किन मत लिख के आ जाना तुम। टेडपोल यूज गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, स्किन तो एडल्ट फ्रॉग में यूज हो रही है, और क्योंकि स्किन एक रेस्पिरेटरी सरफेस बन गई है तो इसे हमेशा गीला रखना जरूरी है। तो नेचर ने फ्रॉग की स्किन में खूब सारी म्यूकस ग्लैंड बनाई है, उनसे म्यूकस निकलता रहता है और स्किन हमेशा नम बनी रहती है, मॉइस्ट बनी रहती है, ठीक है। और एक और बात याद है आपको, एनिमल किंगडम में बताया था मैंने कि अगर आप परम को देखेंगे तो पूरे परम में सबके पास एक्सोस्केलेटन है सिवाय एम्फीबियंस के। फिशेज में बॉडी स्किन पर स्केल्स हैं, रेप्टाइल्स में स्क्यूट्स हैं, एव्स में फेदर्स हैं, और हमारे पास मैमल्स में हेयर है, लेकिन फ्रॉग में एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। इसीलिए अगर स्किन पर आप एक्सोस्केलेटन की लेयर चढ़ा दोगे तो रेस्पिरेशन कैसे करेगी स्किन, है ना। बिल्कुल लॉजिकल है, मैंने तुम्हें कहा ना फ्रॉग में सब चीज़ें बहुत लॉजिकल है। तो देखते हैं क्या लिखा है
क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं? सबसे पहले स्किन के बारे में। स्किन जो है वो स्मूथ एंड स्लिपरी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन, चाहे ये लैंड पे हो चाहे पानी में हो, क्लियर। कलर ऑफ स्किन की बात करें तो जो डॉर्सल साइड है वो ऑलिव ग्रीन है, इसको तुम हाईलाइट करो, जो डॉर्सल साइड है वो ऑलिव ग्रीन है विद डार्क इर्रेगुलर स्पॉट्स। डार्क इर्रेगुलर स्पॉट्स, एक ऑप्शन आ जाएगा लार्ज एंड रेगुलर, मतलब लाइट एंड रेगुलर, लाइट एंड इर्रेगुलर, डार्क एंड रेगुलर, डार्क एंड इर्रेगुलर। इसलिए तो बोलते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो कि यहाँ तो हमने पढ़ लिया रिदम में कि भाई डार्क इर्रेगुलर है, पर वहाँ जो 4 ऑप्शन होते हैं फिर ध्यान नहीं जाता उस पर, ठीक है। ओके, नाउ ऑन द वेंट्रल साइड, अगर हम वेंट्रली स्किन को देखेंगे तो वेंट्रली कैसी है स्किन? एक तो यूनिफॉर्म है, उस पर कोई स्पॉट्स नहीं है और पेल येलो कलर की होती है, ना कि ग्रीन, ठीक। एंड देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, यू नो दिस, कि फ्रॉग जो है ना वो कभी पानी नहीं पीता। पता है आप लोगों को, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के बिना काम चल जाएगा, पानी तो उसको भी चाहिए, बल्कि फ्रॉग तो हमारी तरह यूरियोटैलिक होते हैं बच्चों, तो पानी तो उनको चाहिए, यूरिन बना रही है उनकी बॉडी। तो फ्रॉग इसलिए पानी नहीं पीता क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम स्किन से करता है। इस बहाने से स्किन और मॉइस्ट रहती है हमेशा, म्यूकस तो है ही, और इंश्योर कर लिया उसने कि मेरी स्किन हमेशा गीली बनी रहे। नेचर ने उसको अडेप्टेशन दे दिया कि भैया तुम मुंह से पानी मत पियो, तुम्हें जो पानी पीना है स्किन से एब्जॉर्ब करो, क्लियर। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, सिंपल, ठीक है। चलिए, ये हुई फर्स्ट स्किन की बात। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में सेकेंड, बॉडी ऑफ फ्रॉग पे। तो फ्रॉग की जो बॉडी है वो सिर्फ 2 ही सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। नॉर्मली हेड, नेक, ट्रंक होता है, थॉरेक्स, एब्डोमेन, बट यहाँ पे नेक भी एब्सेंट है और टेल भी एब्सेंट है। लिख रहा है क्या? नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ठीक है। कोई टेल्ड एम्फीबियन याद है आपको? वैसे नॉर्मली एम्फीबियंस में टेल नहीं है, बूफो में, हाइला में, पर कोई टेल्ड एम्फीबियन याद है आपको? एक ऐसा एम्फीबियन जो थोड़ा लिजर्ड जैसा दिख रहा था, उसके पास टेल भी थी, याद करो, नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी खोल के देखो फटाफट, एनिमल किंगडम में सैलामेंडर है ना, सैलामेंडर बिलोंग्स टू एम्फीबिया और वो टेल्ड एम्फीबियन में आता है। इवन फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल, वो भी टेल्ड होता है, पर एडल्ट फ्रॉग में टेल इज एब्सेंट, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, मजा आएगा तुमको पढ़ने में, क्लियर। और देखते हैं भाई आगे, आगे क्या लिखा है। तो ये सेकेंड फीचर हो गया, इनके बॉडी पार्ट्स हो गए। थर्ड, इनके सेंस ऑर्गन्स या जो भी आपको बाहर और स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनकी बात करें तो ये पूरा मैं थर्ड पॉइंट में ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया आई, ईयर, नोज। हमारी तरह इनके पास आई, ईयर, नोज है क्या? बिल्कुल है। क्या है भाई इसमें? जस्ट माउथ के ऊपर, अबव द माउथ, ऑप्शन आ जाएगा बिलो द माउथ, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमारी तरह अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हम कई बार। आईज आर, देन आईज जो हैं दे आर बल्ज्ड, थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवर्ड विद अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। एनिमल किंगडम में बताया था मैंने कि ना सिर्फ फ्रॉग में बच्चों, बल्कि फिशेज में, कुछ रेप्टाइल्स में जो पानी में रहते हैं, क्या होता है, आइज पर एक पार्शियल कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। दिख रही है क्या इसमें आपको? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, शायद मैंने एक डायग्राम लिया था जिसमें दिखेगी, हाँ ये रहा, ये देखो, ये जो इनकी आई है उसको कवर करते हुए एक पार्शियल कवरिंग होती है बच्चों, इस तरह आई को कवर करे रहती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। वो ये इंश्योर करती है कि जब फ्रॉग पानी में है ना तो उसकी आइज को अननेसेसरी पानी से नुकसान ना हो। भाई हमेशा ज़्यादा पानी आइज के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो आई को भी डैमेज करेगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए दे हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ना सिर्फ इनमें बल्कि जो भी पानी में रह रहे हैं इनमें, कॉर्डेट्स में, मतलब ये पाइसीज, रेप्टाइल्स, उनमें भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्लियर। होने को तो हमारे में भी होती, लेकिन हमारे में वेस्टिजियल बन गई, पता है आपको? ये जो हमारी आई में ये बीचों बीच लाल कलर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट की निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ही वेस्टिजियल पार्ट है, प्लीका सेमिल्यूनारिस, बट आपसे नहीं पूछेंगे तो मत पढ़ो इस टर्म को, क्लियर। सो आईज बल्ज्ड हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है। फंक्शन याद रखना है आपको, दे प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? ये फ्रॉग को पानी में, फ्रॉग की आइज को पानी में प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। देन आइज के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है
मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, हमारे में जो कान का पर्दा होता है ना अंदर, उसको टिम्पैनम ही बोलते हैं, ईयर ड्रम। तो वैसा ही एक कान का पर्दा फ्रॉग में भी है, बट वो एक्सटर्नली दिख रहा है आपको, हमारे तो अंदर छुपा हुआ है इस कैनाल के अंदर। फ्रॉग में सीधा आईज के दोनों तरफ दिखेगा आपको, एंड दैट इज टू रिसीव साउंड सिग्नल्स। उसके बाद अंदर इंटरनल ईयर भी है, जिससे फिर सिग्नल्स ब्रेन तक जाएंगे। अंदर का सारा सिस्टम सेम है, बट बाहर पिन्ना और कैनाल वगैरह नहीं है। क्लियर? देन अब बात करते हैं बच्चों, जो हमने डायग्राम में देखा था फ्रॉग के लिम्स की, है ना। तो अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगी एक बार थॉरोली नोट्स बना लेंगे तो इट विल हेल्प यू। ओके, तो फर्स्ट हो गया मॉर्फोलॉजी में स्किन, सेकंड हो गया बॉडी पार्ट्स, थर्ड हो गया आई ईयर नोज, फोर्थ हो गया लिम्स। तो लिम्स में क्या है भाई, यहाँ पर लिम्स में आपको ध्यान रखना है फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं? सबसे पहली बात तो लिम्स, फ्रॉग मैंने आपको बताया स्विमिंग करता है, वॉकिंग करता है, ऐसे हल्का हल्का कूद कूद के चलता है ना, उसको वॉकिंग बोल दो, ठीक है। लंबी जंप मार रहा है तो उसको बोलते हैं लीपिंग, लीपिंग को आप लिख लो जंपिंग, जंपिंग। एंड बरोइंग भी खुद ही तो करेगा, उसको कोई और थोड़ा बरो बना के देगा, फ्रॉग खुद ही अपने लिए बरोज बनाते हैं, तो बरोइंग में भी वो लिम्स ही यूज करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द हाइंड लिम्ब हैज 5 digits, larger and muscular than 4 limbs, क्योंकि 4 limbs में क्या होता है, 4 limbs में 4 digits होती हैं और कंपैरेटिवली वो थिनर होते हैं। क्लियर? यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिखा है, फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, बट आप यहाँ लिख लो कौन से फीट? हाइंड फीट, हाइंड लिम्स। फीट का मतलब एक तरह से जनरली हम पीछे वाले पैरों को ही फीट कहते हैं, आगे वाले तो जनरली हैंड्स भी कह देते हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने फीट लिखा है, बट बी स्पेसिफिक हाइंड लिम्ब की बात हो रही है। तो हाइंड लिम्स में वेब्ड डिजिट्स होती हैं जो स्विमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। स्विमिंग के लिए ही चाहिए वेब एक्चुअली में इनको। क्लियर? नाउ ये हो गई इनके लिम्स की बात। अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बच्चों, जिसपे मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से इस साल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या हम कॉकरोच की तरह बाहर से देखकर फ्रॉग को पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है? बिल्कुल, कॉकरोच में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, फ्रॉग में भी होता है। कैसे पहचानोगे? देखो, मेल फ्रॉग के पास 2 ऐसी चीजें हैं जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। आप जब भी टर टर की आवाज सुनते हो ना बच्चों, बड़ी अलग तरह की सी साउंड होती है, ऐसा नहीं लगता कि कोई फीमेल बोल रहा है, लगता है मेल बोल रहा है। कभी सुनी हो तो आप लोगों ने, ठीक है। जैसे ह्यूमन्स में भी तो बोलते हैं हम कि फीमेल्स में तो हाई पिच्ड वॉइस होती है, मेल्स में भारी आवाज होती है, लो पिच वॉइस होती है। तो बस वैसे याद रखना कि मेल फ्रॉग ही वो टर टर की आवाज निकालता है, फीमेल फ्रॉग नहीं निकालती। पता है क्यों नहीं निकालती? क्योंकि फीमेल फ्रॉग बोल ही नहीं सकती। फ्रॉग्स में फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक, नेचर ने उनको वोकल सैक ही नहीं दिए, वोकल कॉर्ड ही नहीं दिए। बढ़िया बात है ना। तो फ्रॉग में जो मेल फ्रॉग है सिर्फ वही बोल सकता है बच्चों, और बोलने के लिए मेल फ्रॉग के पास होते हैं वोकल सैक। कभी तुमने देखा नहीं होगा, कभी देखा हो तो देखना, जब मेंढक आवाज निकालता है ना, तो यहाँ उसकी गर्दन, मतलब गर्दन तो होती ही नहीं है, हेड के पास, ये ट्रंक के आगे वाला रीजन है, वहाँ पर ऐसा लगता है गुब्बारा सा फूल गया है। वो वोकल सैक होते हैं उसके, अपनी साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए उनको वो फूलते हैं, जिससे थोड़ी दूर तक आवाज जाए। और पता है ये कब आवाज निकालते हैं? फीमेल को बुलाने के लिए। भाई ये तो आपको पता है, ये एम्फीबियन है ही, इसलिए रहते तो लैंड पर है, पानी में जाना ही नहीं पड़ता इनको, पर अभी इवॉल्व हुए हैं फिशेस से। अभी फिशेस तो कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं, फिशेस के बाद एम्फीबियंस बने। तो एम्फीबियंस में नेचर ने ऐसा इवोल्यूशन नहीं किया कि लैंड पर इनके अंडे सरवाइव कर जाए, तो इनको अंडे देने के लिए ही तो पानी में जाना पड़ता है, यानी फ्रॉग्स को अपने एग्स रिलीज करने के लिए पानी में जाना पड़ता है। फीमेल फ्रॉग तो अपने एग रिलीज करेगी ही करेगी, मेल फ्रॉग भी अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा, यानी आप कह दो गैमीट रिलीज करने के लिए इनको पानी में जाना होता है। ठीक है, तो अगर आप सोचो मेल को का फीमेल को पता ही नहीं है, मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म कहीं डाल दिए, फीमेल फ्रॉग ने एग कहीं डाल दिए, तो क्या चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन होगा? बहुत रेयर चांसेस हैं। तो आप ये मत समझना कि नेचर ने जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बनाया है कि भाई वो दोनों अपने अपने गैमीट पानी में देंगे, उनमें कोई सिंक्रोनाइज नहीं किया होगा। नेचर ने हर उस स्पीशीज में जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एडेप्टेशंस बनाए हैं जिससे ये इंश्योर हो कि वो एक ही जगह पर एक साथ गैमीट रिलीज करें और उन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन भी हो जाए।
ठीक है। तो फ्रॉग में 2 अडेप्टेशंस हैं उसके लिए। पहला अडेप्टेशन तो मेल फ्रॉग क्या करता है, आवाज निकालता है, वोकल सैक, जो फीमेल के लिए इंडिकेशन होता है कि भाई मैं यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ, हम दोनों अपने अपने गैमेट रिलीज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा अडेप्टेशन क्या दिया है बच्चों, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को कॉप्यूलेट कर सके, इसके लिए दिया है कॉप्यूलेटरी पैड। कॉप्यूलेटरी पैड पे तो मैं बाद में आऊंगी, पहले तो तुमको दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि मैम कॉप्यूलेशन क्यों, कॉप्यूलेशन की क्या जरूरत पड़ गई फ्रॉग को। आप तो कह रहे हैं कि मेल फ्रॉग को अपने स्पर्म देने हैं, फीमेल फ्रॉग को अपना एग देना है। कॉप्यूलेशन तो हम एनिमल्स में बोलते हैं कि जब मेल को अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में डालने हो, है ना, उसी को तो हम कॉप्यूलेशन बोलते हैं। जैसे अर्थवॉर्म में होता है, बहुत सारे एनिमल्स में होता है। तो यहाँ जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे कॉप्यूलेशन की क्या जरूरत आ गई भाई। तो देखो समझना, एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं तुम लोगों को, तुमने कभी सुना नहीं होगा फ्रॉग्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट। फ्रॉग्स में क्या होता है बच्चों, ये भी नेचर का तुम एक अडेप्टेशन कह लो कि फ्रॉग्स में जब ये आवाज लगाते हैं, ये इसकी टर की आवाज को बोलते हैं क्रोकिंग साउंड, क्रोक करना, ठीक है, CROAK। तो जब मेल फ्रॉग क्रोक करता है तो उसके क्रोकिंग साउंड को सुनकर फीमेल फ्रॉग वहां आ जाती है, ठीक है। और फीमेल फ्रॉग जब आ जाती है तो पहले ऐसा नहीं एकदम से दोनों अपने अपने गैमीट रिलीज कर देंगे, पहले उस फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ जाता है मेल फ्रॉग, ठीक है। हमेशा मेल फ्रॉग ऊपर रहता है, फीमेल फ्रॉग साइज में बड़ी होती है बच्चों, ठीक है, और मेल फ्रॉग थोड़ा छोटा बनाया है नेचर ने, तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ जाता है और अपने जो उसकी जो 4 लिम्स है ना मेल फ्रॉग के, उनसे फीमेल फ्रॉग को टाइटली होल्ड कर लेता है। मतलब उनको यहाँ पे कॉप्यूलेशन, कोई रियल कॉप्यूलेट नहीं करना, इसको अपने स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में नहीं डालने, दोनों अभी पानी में डालेंगे अपने गैमीट्स को, पर समझना क्यों किया ऐसा। तो मेल फ्रॉग क्या करता है, अपने आगे वाले लिम्स से, दिख रहे हैं आपको ये रहे आगे वाले लिम्स, इन लिम्स से फीमेल फ्रॉग को दोनों तरफ से कस के पकड़ लेता है, ठीक है। और वो पकड़ अच्छी बनाए रखने के लिए, इसके 4 लिम्ब में हमने कहा ना 4 उंगलियां हैं, उसमें से जो सबसे पहली वाली उंगली होती है उसमें ऐसे ना थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है मैंने। उस फूले हुए पार्ट से अच्छी तरह ये फीमेल को होल्ड करता है, जिससे अननेसेसरी वो भाग ना जाए, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि इसी पोजीशन में कुछ समय रहना है। इस पोजीशन को कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एम्प्लेक्सस पोजीशन। That is the copulation between male and female frog. But this copulation is not the real copulation. ये सिर्फ इसलिए किया, अब फीमेल इज अश्योर्ड, मेल भी इज अश्योर्ड कि अगर हम अपने अपने गैमीट्स को यहीं रिलीज कर देते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फीमेल फ्रॉग भी खूब सारे एक साथ, लगभग 2500 से 3000 ओवा एक साथ एक मास ऑफ जेली में रिलीज कर देती है, और मेल फ्रॉग भी अपने स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं। और ये इस पोजीशन में अलग अलग स्पीशीज वाइज वेरी करता है, कुछ में कुछ घंटे रहते हैं, कुछ में कई दिनों तक भी दोनों फ्रॉग इसी पोजीशन में रहते हैं। आई थिंक ये इंश्योर करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन भी इसी जगह पर नीचे जो गैमीट्स पड़े हैं उनमें हो जाए, ठीक है। तो ये जो एम्प्लेक्सस पोजीशन है, इसको मेंटेन करने के लिए मेल फ्रॉग को नेचर ने क्या दिए हैं बच्चों, मेल फ्रॉग को दिए हैं कॉप्यूलेटरी पैड। ये देखो, ये इनका 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब की जो पहली उंगली है, हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे हमारा अंगूठा नहीं नीचे से फूला हुआ है, जैसे हम चीजों को इजीली ग्रिप कर सकें, पकड़ बना सके, वैसे यहाँ पर भी जो पहली उंगली है वो नीचे से फूली हुई है। इसी फूले हुए पार्ट को कहते हैं न्यूप्टियल पैड या कॉप्यूलेटरी पैड, ठीक है। बाकी 2nd, 3rd, 4th फिंगर वैसी की वैसी है। तो दिस इज 1st, 2nd, 3rd, 4th, हमेशा फर्स्ट डिजिट इस तरह की होती है। क्लियर। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, तो ये 2 पॉइंट्स, मतलब आप किसी भी मेल, अगर कोई आवाज निकाल रहा है तो आप समझ जाओ वो मेल फ्रॉग है। और अगर आपको 4 लिम्स को आप ध्यान से देखोगे तो मेल फ्रॉग का 4 लिम्ब का पहली उंगली फर्स्ट डिजिट में जो सोलन पैड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है कॉप्यूलेटरी पैड, तो समझ जाओ ये मेल फ्रॉग है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। क्या होता है मेल फ्रॉग में बच्चों, वोकल सैक, एंड ऑल्सो अ कॉप्यूलेटरी पैड। कहाँ होता है ये कॉप्यूलेटरी पैड, डू रिमेंबर ऑन द पहली उंगली, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स, विच ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। इस कॉप्यूलेटरी पैड का एक और नाम लिख लेना, न्यूप्टियल पैड, इसको न्यूप्टियल पैड भी कहते हैं,
ठीक है। तो आप थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डायग्राम भी बना के रख सकते हो कि अगर हम मेल फ्रॉग की बात करें तो मेल फ्रॉग में जैसा हमने यहाँ पर देखा क्या है मेल फ्रॉग में, एक तो वोकल सैक है, ठीक है ना, ये हल्का सा बना लिया हमने, ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहे। और जो उनका फोरलिम्ब है, यहीं पे बना लो ना इसी में, जो उनका फोरलिम्ब है, इस फोरलिम्ब में पहली उंगली में ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ नॉर्मल है। तो इनके फोरलिम्ब में दिस इज कॉपुलेटरी पैड एंड दिस इज वोकल सैक। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना बट जस्ट याद करने के लिए, बर्ड जैसा लग रहा है मुझको ये, है ना, आगे से हमने ज़्यादा ही चोंच जैसा बना दिया इसका। क्लियर? ये देखो स्टाउट, माउथ जो है वो आगे से थोड़ा स्टाउट होता है। क्लियर? ठीक है, तो वोकल सैक याद रखना है आपको और कॉपुलेटरी पैड याद रखना है। डन? क्या मॉर्फोलॉजी क्लियर हो गई? क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करो फटाफट। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में हमने देखा फ्रॉग की स्किन के बारे में, स्मूथ एंड स्लिपरी है क्योंकि म्यूकस बनाती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है क्योंकि फ्रॉग पानी इसी से एब्जॉर्ब करता है, ना कि पीता है। प्लस कलर की बात करें तो स्किन का जो कलर है वो डॉर्सली कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन। ग्रीन में भी कौन सा शेड? ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स। जबकि वेंट्रली आप देखोगे तो यूनिफॉर्म एक जैसी और पेल येलो है। क्लियर? बॉडी में 2 ही पार्ट्स है, हेड एंड ट्रंक। थॉरेक्स एब्डोमेन जैसा वर्ड यूज नहीं होता, पूरे को ट्रंक बोलते हैं। हमारे में तो डायाफ्राम होता है ना, जो थॉरेक्स और एब्डोमेन को अलग अलग कर देता है, यहाँ तो कोई डायाफ्राम है नहीं तो पूरे को ट्रंक बोल दो। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा आई ईयर नोज। तो यस, माउथ के ऊपर पेयर्ड नॉस्ट्रल है, पेयर्ड नॉस्ट्रल के साइड में ईयर्स हैं जो बल्ज्ड हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, और आइज के साइड में मेम्ब्रेनस टिम्पेनम है जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं से साउंड सिग्नल्स रिसीव करेगा। फिर हमने पढ़ा आई ईयर नोज के बाद लिम्स के बारे में। 2 पेयर लिम्स होते हैं, आगे वाले 4 लिम्ब, पीछे वाले हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब में 4 उंगलियां, हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां। 4 लिम्स में कोई वेब नहीं होता, पीछे वालों में तैरने के लिए वेब होता है। इन्हीं पैरों से ये स्विमिंग भी करते हैं, बरोइंग भी करते हैं, लीपिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। ठीक है, एंड हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ा कि मेल फ्रॉग को नेचर ने 2 एडिशनल चीजें दी हैं टू एंश्योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक, और फीमेल को होल्ड करने के लिए एम्प्लेक्सस पोजीशन बनाने के लिए कॉपुलेटरी पैड, जो कि उनके 4 लिम्ब की पहली उंगली में स्वॉलन पैड्स होते हैं। ठीक है, सिंपल। आई थिंक इसी तरह एक बार आंख बंद करके आप भी इन पॉइंट्स को मेमोराइज कर लो तो मुझे नहीं लगता भूलोगे। क्लियर है? डन? आगे बढ़े। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो मॉर्फोलॉजी के बाद आते हैं हम फ्रॉग की एनाटमी पर। ओके, इंटरनली अगर हम देखें तो फ्रॉग में कौन कौन से सिस्टम्स हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स हैं। आपको यहाँ पर डिटेल्ड वर्किंग नहीं दे रखी है, जैसे ह्यूमन्स में तो आपको पूरी फिजियोलॉजी, उनका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना होता था, बट यहाँ पर सिर्फ उनके एनाटमी का एक बेसिक आइडिया आपको दिया है कि फ्रॉग में किस तरह के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें इस डायग्राम से हल्का सा एक आइडिया दे देती हूँ कि देखो फ्रॉग को अगर हम इंटरनली देखेंगे ना तो हमारी तरह ही फ्रॉग में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे भी जो भी उसका माउथ है उससे उसने बकल कैविटी में खाना लिया तो बकल कैविटी से ईसोफेगस में आएगा, एक छोटा सा क्रॉसिंग है दैट इज फेरिंग्स, नेक नहीं है बट फेरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस सेंटर से नहीं जाती, थोड़ा सा साइड से जाती है। ये इनका एक छोटा सा लंबा सा स्टमक है। स्टमक के बाद ये आपको दिख रहा है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटेस्टाइन। फ्रॉग में हमारी तरह ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके चारों तरफ घूमी हुई लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती, बल्कि ये जो आपको इंटेस्टाइन दिख रही है ये एक तरह से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, जो हमसे काफ़ी छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोर्स हैं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि कार्निवोर्स में इंटेस्टाइन की लेंथ इज रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो हर्बीवोर्स होते हैं ना बच्चों, वो जो रॉ फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, उनमें जो सेल्यूलोज होता है उसके डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। भाई ह्यूमंस की बात अलग है, ह्यूमंस में तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट ही नहीं होता, बट नॉर्मली अगर मैं कैटल्स की बात करूँ तो वहाँ पर किसी भी हर्बीवोर में डाइजेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द कार्निवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है, कीड़े खाता है, कार्निवोर है, तो फ्रॉग की जो इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली छोटी है लेंथ में। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पर फ्रॉग में सिर्फ एक ही चैम्बर है दैट इज रेक्टम, जहां पर आकर अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है समझना फ्रॉग में और हम में। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, देखो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन बनाई है, रेक्टम बनाई है। ये जो इंटेस्टाइन दिखाई है ये किसको इंडिकेट कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, और रेक्टम किसको इंडिकेट कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन को। अब फ्रॉग में एक चीज है जो हमसे बहुत अलग है, हमारे में एलिमेंट्री कैनाल एंड्स विद एनस, लेकिन फ्रॉग में ये जो अपर्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्लोइकल अपर्चर।
इस अपर्चर से लगता हुआ छोटा सा एक आपको चेम्बर दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा, इसको कहते हैं क्लोएका। कई बार क्लोएका और क्लोएकर अपर्चर को सिनोनिम की तरह भी यूज कर लेते हैं, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये जो रेक्टम है ना, इसमें जो वेस्ट फूड इकट्ठा होगा, फीकल मैटर इकट्ठा होगा, वो क्लोएका के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। एनस जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी बात कि ये जो क्लोएका है ये ना सिर्फ वेस्ट फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा, बल्कि इसी क्लोएका से फ्रॉग अपना यूरिन भी एक्सक्रीट करते हैं और इसी क्लोएका से फ्रॉग अपने गैमीट्स भी रिलीज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में तो हम पढ़ते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, सबकी अलग अलग ओपनिंग्स होती है, ठीक है। ह्यूमन में मेल में कॉमन होता है, फीमेल में बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग होता है, बट यहाँ पर फ्रॉग में आएगा, फ्रॉग में भी ह्यूमन जैसी सिमिलैरिटी, डिटेल में बताऊंगी मैं तुम्हें, बट अभी के लेवल पर इतना समझ लो कि फ्रॉग में ये जो क्लोएका है, दिस इज अ 3-in-1 ओपनिंग। ये 3 ट्रैक्स के लिए एक ही ओपनिंग है, 3 ट्रैक्स का एक ही सिंगल एग्जिट है, यहीं से 3 चीजें बाहर निकलेंगी। कौन सी 3 चीजें निकलेंगी बच्चों इस क्लोएकल अपर्चर से? इसी क्लोएकल अपर्चर से ये अपना फीसेस बाहर निकालेंगे, इसी क्लोएकल अपर्चर से यूरिन एग्जिट होगा और इसी क्लोएकल अपर्चर से चाहे मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो अपने गैमीट्स को भी रिलीज करेंगे। ओके तो इनकी बॉडी में अलग अलग ओपनिंग्स नहीं है, सिस्टम्स तो अलग अलग हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी अलग है, डाइजेस्टिव अलग है, बट उनके लिए देयर इज अ कॉमन अपर्चर दैट इज क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप इस क्लोएकल अपर्चर में मैं तुम्हें कह रही हूँ रेक्टम तो खुल ही रहा है, ये देखो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम खुल रहा है क्या? अब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना, सब चीज़ें इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फ्रॉग का एनाटॉमिकल जो है वो दिमाग में इमेज बना लो तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक, तो हमारी तरह देखो फ्रॉग के पास भी 1 पेयर ऑफ किडनी है, किडनी से 2 ट्यूब निकल रही हैं जिनको यूरेटर्स कहा है, बिल्कुल जैसा हमारे में होता है। अब यहाँ पे एक फ़र्क देख रहे हो तुम, हमारे में किडनी से जो यूरेटर्स आती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया था मैंने, और यूरिनरी ब्लैडर अलग से यूरिथ्रा के थ्रू खुलता है। लेकिन यहाँ फ्रॉग में कुछ अलग सिस्टम है, फ्रॉग में जो यूरेटर्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद यूरिनरी ब्लैडर। ये इनका यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, एक ही ब्लैडर है बट वो इस तरह 2 लोब में फैला हुआ है, तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर सीधा इसमें नहीं खुल रही है, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, बल्कि ये जो यूरेटर्स हैं ये क्लोएका का जो पार्ट है क्लोएका में खुल रही हैं और क्लोएका से यूरिन बाहर निकलेगा, तो फिर यूरिनरी ब्लैडर की क्या जरूरत है? पूरा यूरिन सीधा क्लोएका में नहीं चला जाएगा। जब इनसे यूरिन आता है तो यूरिनरी ब्लैडर देखो इस तरह बनाया गया है कि इसकी जो ओपनिंग है वो यूरेटर्स के नीचे है, तो यूरेटर से जब यूरिन आएगा तो वो यूरिनरी ब्लैडर में भी भरेगा और डायरेक्ट भी निकल सकता है, या जब भी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगा, ब्रेन से ऑर्डर आएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कहाँ डालेगा? अपने अपर्चर से वापस क्लोएका में भेज देगा। ठीक है, तो यस देयर इज यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को स्टोर करता है, बट ये यूरेटर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यूरेटर सीधा यूरिन को क्लोएका में भी डाल देती है और बाकी का यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो यूरिथ्रा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। फ्रॉग और ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही डिफरेंस है कि हमारे में यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है बट फ्रॉग में यूरिथ्रा इज एब्सेंट। तो यूरिन कैसे बाहर निकलता है? बाय दिस क्लोएका। ठीक है, और एक बात सुनना, क्यों ऐसा सोचा है तुमने, ऐसा क्यों किया होगा नेचर ने? उसका एक कारण है बच्चों जो तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से समझ में आएगा। तुम देखोगे कि मेल फ्रॉग में जो टेस्टिस होते हैं ना वो यहीं पर किडनी के आसपास ही होते हैं, और जैसे ह्यूमंस में नहीं होता टेस्टिस स्पर्म को बनाकर एपिडिडाइमिस में फिर वास डेफरेंस में डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे, तो टेस्टिस से ना पतली पतली डक्ट्स आएंगी, वासा इफेरेंशिया बोलेंगे हम उन्हें, ओके। और वो जो डक्ट हैं वो किडनी के अंदर घुस जाएंगी। सोचो किडनी के अंदर तो नेफ्रॉन्स हैं जो यूरिन बना रही हैं, इन डक्ट का वहाँ क्या काम? बट यस फ्रॉग में ऐसा ही है कि टेस्टिस से पतली पतली डक्ट्स हैं, वासा इफेरेंशिया, दे एंटर इनटू द किडनी, और किडनी में अलग से एक कैनाल में खुलती है जिसको बोलते हैं बिडर्स कैनाल। उसका यूरिन से कोई रिलेशन नहीं है, बिडर्स कैनाल किडनी के अंदर ही है, बट वो यूरिन नहीं रिसीव कर रही, वो रिसीव कर रही है स्पर्म्स को। और ये जो बिडर्स कैनाल है ये फाइनली किससे जुड़ जाती है? कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, उसके बाद दिस फाइनली ओपन इनटू यूरेटर। यानी यूरेटर यहाँ पे किडनी से यूरिन तो ले जाएगी ही ले जाएगी, यूरेटर्स ही यहाँ पर स्पर्म्स को भी ले जाएगी। यानी इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म एंड यूरिन।
ठीक है। सेम ऐसी ही कुछ कहानी, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं क्या हम? अभी आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ रखा है तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ह्यूमन मेल्स में क्या होता है। ह्यूमन मेल्स में, ये तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की, ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होता है ना, उस टेस्टिस से, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो टेस्टिस होता है उससे एपिडिडाइमिस होता है, फिर एक डक्ट जाती है जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ये जो डक्ट होती है, इतना ऊपर नहीं जाते हम, यहीं पर बना लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, ये डक्ट होती है वास डेफरेंस। तो ये जो डक्ट है बच्चों, ये वास डेफरेंस डक्ट दोनों तरफ से आती है, ठीक है। ये वास डेफरेंस जो डक्ट है वो कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर, कुछ ग्लैंड वगैरह के साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, और वो कॉमन डक्ट अल्टीमेटली यूरिथ्रा को ही ज्वाइन कर लेती है। तो ह्यूमन मेल्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ आपको पूरी फ्रॉग की एनाटॉमी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ह्यूमन मेल्स में क्या होता है। ह्यूमन मेल्स में भी देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, बट दैट पैसेज इज यूरिथ्रा। ह्यूमन मेल्स में यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है कि यूरिथ्रा से ही यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को भेजेगा, और जब यूरिन नहीं भेजना है, ब्रेन से इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स आएगा या कॉपुलेशन का टाइम होगा, तो उसी यूरिथ्रा से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। तो ह्यूमन्स में तो यूरिथ्रा एक्ट एज अ कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन, वहां पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव कनेक्टेड है। मेल फ्रॉग में भी कनेक्टेड है, बट कनेक्शन अलग अलग जगह है। वहां ये कनेक्शन यूरिथ्रा में होता है, यहाँ ये कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यूरेटर्स में होता है। तो मेल फ्रॉग में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, मेल ह्यूमन में यूरिथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कह सकते हैं, ठीक है क्या। जब हम फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, तो देखो उसमें क्लियरली दिखाया है कि ये किडनीज है, ये इनके अगल बगल में टेस्टिस है, वहां से डक्ट आ रही है, और ये अल्टीमेटली स्पर्म्स को यूरेटर्स में डाल रही है। तो देखो यूरेटर को क्या लिखा है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दिस इज एक्चुअली द मेल यूरेटर्स। तो तुम सोचो यूरेटर कहाँ खुलती हैं, क्लोएका में, तो स्पर्म्स कहाँ चले जाएंगे, क्लोएका में। दैट्स वाई यूरेटर्स को सीधा यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट नहीं किया, वरना स्पर्म्स भी आकर यूरिनरी ब्लैडर में गिरते। एंड यू नो यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन पड़ा है, इतनी एसिडिक पीएच में स्पर्म जो कि एक सेल है, जिंदा रह पाते क्या, नहीं, ठीक है। बट ऑब्वियस जिस पाथवे से यूरिन गुजरा है उस पाथवे में भी नहीं रह सकते जिंदा। तो हमारे में भी, फ्रॉक्स में भी कुछ अल्कलाइन ग्लैंड्स होती हैं जो इस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर दें जब स्पर्म्स आने वाले होते हैं, ठीक है। बट आप यूरिनरी ब्लैडर में तो स्पर्म्स को नहीं गिरा सकते, तो यूरेटर्स डायरेक्टली ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। अब फीमेल फ्रॉग में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एज इट इज जैसा था, पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सक्रीटरी से कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों। फीमेल फ्रॉग में जो ओवरी है वो अपने ओवम को ओविडक्ट में डालेगी, और देखो अलग से ओविडक्ट आ रही है और वो सीधा क्लोएका में खुल रही है। जो पिंक कलर का सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो लास्ट में थोड़ा फूल गया है, दोनों तरफ से दिख रहा है, ये सीधा क्लोएका में खुल रहा है। ये यूरेटर्स हैं, यूरेटर और ओविडक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ठीक है ना। तो फीमेल फ्रॉग में भी क्लोएका से ही एग बाहर निकलेगा, लेकिन एग अपने पाथवे से आया है, यूरिन के पाथवे से नहीं आया। तो फीमेल फ्रॉग में यूरेटर को यूरेटर ही कहोगे आप, यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं कहोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। यूरेटर अलग है, ओविडक्ट अलग है, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है क्या। तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का आइडिया लग गया हमें, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी का आइडिया लग गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आइडिया लग गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो फ्रॉग का लिवर हमसे कितना अलग है। हमारा लिवर तो राइट साइड पर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बड़ी ग्लैंड है, बट यहाँ पर लिवर जो है वो देखो जैसे सेंटर में हार्ट है और उसी के अगल बगल में आपको लिवर दिख रहा है, एक ही है, 2 लोब्स हैं उसमें, बट लिवर इस तरह से फैला हुआ है कि सेंटर से दोनों तरफ लोब जा रहे हैं इसके, और इस तरफ ये इसका गॉल ब्लैडर, जैसे हमारे में होता है राइट साइड पे, ये गॉल ब्लैडर हो गया। तो लेबलिंग के लिए आ जाएगा, तो ध्यान रखना, दिस इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज लिवर। क्लियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या सर्कुलेटरी की बात करें तो देखो सेंटर में हार्ट भी है ना। और रेस्पिरेटरी की बात करें तो वैसे तो रेस्पिरेटरी में स्किन भी होती है, मैंने तुमको कहा, लंग्स भी होते हैं। तो यहाँ लंग्स कहाँ दिख रहे हैं, ये 2 पिंक कलर के लंग्स दिख रहे हैं, ये है कैसे पता है तुम्हें, ये देखो ये इस तरह के हैं कुछ, कि ये रहे, ये फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं वो जैसे वो लंबे वाले बलून नहीं होते, उनकी तरह थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं फ्रॉग के लंग्स, ठीक है। तो दे आर लाइक इलोंगेटेड सैक। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है फ्रॉग में, कि जैसे हमारे में क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो बकल कैविटी में खाना जाता है, फिर बकल कैविटी से ईसोफेगस में जाता है, फेरिंक्स से होता हुआ। जब हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में एयर जाती है, फिर फेरिंक्स से होती हुई विंड पाइप में आती है। यहाँ ऐसा नहीं है,
फ्रॉग में दो कैविटी नहीं है बच्चों, कोई नेजल कैविटी और बकल कैविटी अलग अलग नहीं है। फ्रॉग में देखो एक ही बकल कैविटी है, इसी बकल कैविटी में माउथ खुल रहा है और इसी बकल कैविटी में नॉस्ट्रल खुल रहे हैं। ओके, तो खाना भी ये इसी बकल कैविटी में डालेंगे और एयर भी इसी में डालेंगे, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर, कोई ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बकल कैविटी ओपन इनटू लंग्स। बस ये जो कॉमन रास्ता है ना, देखो ये दिख रही है आपको, ये पीछे ईसोफेगस है, पीछे ईसोफेगस है। डायग्राम को मैं जूम कर देती हूँ और अच्छे से दिखेगा आपको, ये रहा, है ना। तो ये पूरी बकल कैविटी है, तो ये आपको ईसोफेगस दिख रही है, तो जो खाना ये खाएंगे वो खाना तो कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में, और जो हवा आ रही है, एयर आ रही है, वो एयर आ जाएगी सीधा इनके लंग्स में। तो ये जो एक कॉमन रास्ता बन रहा है, बस इस छोटे से पाथवे को फेरिंग्स कह देंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो और भी आसान है, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से एयर गई बकल कैविटी में और फेरिंग से होती हुई सीधा लंग्स में, ठीक है। तो फ्रॉग में सारी चीजें इज मच मच सिंपलर, जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। हो गए फ्रॉग के सारे ऑर्गन्स, ठीक है, लगभग जो जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। एक और चीज बता देती हूँ, ये थ्योरी में कहीं नहीं है इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। आपको फ्रॉग की किडनी के ऊपर कुछ येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाए हैं क्या, ये दिख रहे हैं आपको, इसको लेबल किया है फैट बॉडीज। इसके बारे में थ्योरी में नहीं दे रखा, तो तुम यहीं पर लिख लेना। किडनी के ऊपर तो है बट इनका एक्सक्रीशन से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, मेल में भी होती है फीमेल में भी होती है। ये फैट बॉडीज क्या करती हैं, दे डू स्टोरेज ऑफ फैट, इसमें खूब सारा फैट स्टोर हो जाता है और ये कब काम आता है, एंड यूज्ड ड्यूरिंग हाइबरनेशन। जब ये हाइबरनेशन में होते हैं, भाई सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है ना, ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, करने को तो एस्टिवेशन में भी यूज़ कर सकते हैं बट हाइबरनेशन में ज़्यादा फूड चाहिए तो तब यूज़ कर लेते हैं। और जब ये मेटिंग करते हैं, जब एम्प्लेक्सस पोजीशन में बने रहते हैं ना कई दिनों तक, तो खाना नहीं खा पाते, तो उसी स्टोर्ड फैट से अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो दीज फैट बॉडीज आर फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, क्लियर, ठीक है। ये कहीं भी थ्योरी में लिखा हुआ नहीं है बट डायग्राम में है तो आपसे पूछा जा सकता है। डन, क्या आइडिया लग गया क्या फ्रॉग के इंटरनल ऑर्गन्स का, एनाटमी का। चलो भाई पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक। तो द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग, बॉडी कैविटी बोला है, बॉडी कैविटी का मतलब ट्रंक, चाहे थॉरेक्स एब्डोमेन कुछ वर्ड यूज नहीं किए। द ट्रंक, ओहो क्या है ये, द ट्रंक ऑफ फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system with well developed structures and functions. nervous की अभी मैंने बात नहीं की बट फ्रॉग्स में नर्वस सिस्टम भी वही हमारी तरह, फ्रॉग्स के पास ब्रेन भी होता है बच्चों, यू नो। ये देखो ये सर्कुलेटरी है फ्रॉग का, बिल्कुल हमारी तरह, हार्ट, उससे निकलने वाली आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। बस डिफरेंस होता है कि हमारा हार्ट तो 4 चैम्बर्ड है और फ्रॉग तो एम्फीबियन है, तो फ्रॉग में कैसा हार्ट दिखेगा, 3 चैम्बर्ड दिखेगा, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंसेस है, पढ़ेंगे हम। ये देखो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, फ्रॉग में हमारी तरह ये पार्ट ब्रेन का है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इवन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता हुआ स्कल भी तो होगा, क्रेनिएटा है भाई फ्रॉग, कॉर्डेटा में आता है, वर्टिब्रेटा में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता हुआ वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। तुम सोचो यार, फ्रॉग तो बड़े स्मूथ से मुलायम से दिखने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या काम बोन्स का, फ्रॉग में सब चीज़ें हैं जो जो हमारे में हैं। स्केलेटल सिस्टम भी तो है इनके पास, ठीक है, चाहे से अलग अलग बोन्स होंगी बट यस दे हैव, ओके, स्कल भी है, बैकबोन भी है, ओके। तो इवन यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फ्रॉग में ना हमारी तरह सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बच्चों, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरी, ये सब ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फुल एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, इट्स लाइक अ रिवीजन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, अब एक आइडिया लग गया आपको अच्छे से फ्रॉग की एनाटमी का। चलो भाई, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं फ्रॉग का। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट, हमारी तरह इनमें भी 2 चीज़ें, एक तो कैनाल है और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर बच्चों, हमारी ही तरह फ्रॉग के पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट यस होती हैं। हमारी तरह फ्रॉग के पास लिवर है और बाइल जूस को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर है। हमारी ही तरह फ्रॉग के पास पेनक्रियाज भी है जो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, फ्रॉग में भी तीनों हैं, क्लियर। सो बस डिफरेंस ये है कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है इट इज शॉर्टर। क्यों, क्योंकि फ्रॉग है कार्निवोर्स, इंपॉर्टेंट है, हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। 2 चीज़ें थोड़ी छोटी, एक तो ईसोफेगस, हमारे में तो ईसोफेगस को पूरा थॉरेक्स क्रॉस करना है, इनमें ईसोफेगस छोटा होता है और इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, ओके। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है हम लेबल करते हैं, जाए जरा।
सबसे पहले होगा माउथ। माउथ किस में खुलेगा? बकल कैविटी में। एक चार्ट बना लेना, आप नोट्स बनाओ जब। दैट लीड्स टू द ईसोफेगस। बकल कैविटी किस में खुलेगी बच्चों? लेकिन ईसोफेगस में डायरेक्ट नहीं, पहले फेरिंग्स में खुलेगी, थ्रू फेरिंग्स लिखा है ना, तो थर्ड नंबर पे आएगा फेरिंग्स, फोर्थ नंबर पे आएगा ईसोफेगस। ध्यान रखना, इट इज अ शॉर्ट ट्यूब, जहां जहां डिफरेंट पॉइंट है यू हैव टू हाईलाइट इट, ओके। दिस ईसोफेगस विल ओपन इनटू द स्टमक, which in turn continue as the small intestine and small intestine directly open into rectum. यहाँ पे large intestine word use ना भी करो तो चलेगा, ठीक है ना। 7th rectum and finally it opens out by cloaca, anus की जगह cloaca instead of anus, ठीक है। ये 8 फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बना लेना, क्लियर। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में तो दिया नहीं, तो सीधा लिवर के बारे में दिया है। लिवर क्या बनाता है बच्चों? यहाँ पर भी बाइल जूस बनाता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। काम क्या है पता है आपको बाइल जूस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो ह्यूमंस में होता है, बाइल इमल्सिफाई फैट, ओके। देन जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो कि अगेन एक ग्लैंड है, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, सेम हमारी ही तरह, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? जैसे हमारे में करते हैं, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, हर चीज़ के डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। अब तुम्हारे कोर्स से डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया ना, तो तुमने नहीं पढ़ा डिटेल में, बट थोड़ा बहुत अगर तुमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो तुम्हें याद होंगी चीज़ें। नहीं तो इतनी बेसिक नॉलेज डाइजेस्टिव सिस्टम की सबको होती है और रखनी भी चाहिए। नहीं पता तो फिर एक बार मैं तो कहूँगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर भी देख डालो, ठीक है। मतलब आएगा नहीं नीट में, अननेसेसरी उस पर वर्क मत करना कि बहुत डिटेल में जा रहे हो, बट बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए उसका, ठीक है, क्लियर। नाउ तो ये इसकी ग्लैंड्स के बारे में बता दिया। थोड़ा सा बस हल्का सा फिजियोलॉजी का आइडिया दिया है कि ये खाना कैसे खा रहा है और कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले फूड को कैप्चर करेगी इनकी बायलोब्ड टंग। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉग में ना जो टंग होती है, कभी तुमने देखा हो फ्रॉग को कीड़ा पकड़ते हुए, तो ऐसे आगे से बायफर्केटेड होती है, एंड इट इज प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल का मतलब जब कीड़ा उसमें फंस जाता है तो ये उसको ऐसे कॉइल्ड कर लेता है ना, जैसे कुछ एनिमल्स की टेल होती है ना, जिससे उसमें इजीली उस इंसेक्ट को फंसा सके। तो आप लिख देना, दिस इज प्रीहेंसाइल एंड बायलोब्ड टंग। इंसेक्ट को पकड़ा, मजे से खाया, बकल कैविटी में आ गया इंसेक्ट, ठीक है। बकल कैविटी में क्या करेगा ये? बकल कैविटी से स्वेलो करेगा, देन फेरिंग्स और इसोफेगस से होता हुआ इंसेक्ट पहुंच जाएगा इसके कहां पर? स्टमक में। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहाँ होगा? सबसे पहले तो बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमारे पास होता है एसिडिक मीडियम गैस्ट्रिक जूस स्टमक में, वैसे ही इनके पास भी होता है, फ्रॉग के पास भी होता है। हमारे में जब स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको काइम कहते हैं बच्चों। यहाँ पर भी सेम वर्ड यूज किया गया है, दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जिसको नॉलेज है उसको बिल्कुल नया नहीं लग रहा होगा ये। और ये जो काइम है ये बट ऑब्वियस स्टमक से निकलेगा और कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, इट इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द डियोडिनम। इस चीज को तुम डायग्राम में ही ऐड कर लो कि यहाँ तो एक ही पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई है, बट इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रॉग्स में 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है डियोडिनम, फिर जेजुनम नहीं होता इसमें, सीधा इलियम। हमारे में 3 होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, बट यहाँ पे डियोडिनम और इलियम, जिसमें से भी एनसीईआरटी में सिर्फ डियोडिनम दिया है, ओके। अब जब हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा खाना स्टमक के बाद डियोडिनम में आता है, तो डियोडिनम है ना 2 जगह से जूस रिसीव करती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। 2 जगह सिग्नल्स भेजती है कि भैया थोड़ा थोड़ा जूस दे दो मुझे खाना डाइजेस्ट करवाना है, ठीक है। खुद भी बनाती है कुछ जूसेस, बट उधार भी लेती है 2 ग्लैंड से, ठीक है। तो एक तरफ तो गॉल ब्लैडर से जूस आता है और एक तरफ पेनक्रियास से आता है, लेकिन 2 अलग अलग ओपनिंग नहीं होती इन डक्ट के लिए, दोनों डक्ट्स मिलकर एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू डियोडिनम में खुलती हैं। मतलब आगे जाकर उस जूस की मिक्सिंग हो जाती है, बाइल जूस भी उसी डक्ट के थ्रू आएगा और पेनक्रियाटिक डक्ट भी लास्ट में उसी में मिक्स हो जाएगा, ओके। ऐसा ही सेम किस्सा फ्रॉग में है। फ्रॉग में क्या होगा कि लिवर या गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आ रहा है, यहाँ डियोडिनम तक पहुँचना है उसे, और यहीं पेनक्रियास भी होता है, इसमें दिखाया नहीं, तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो दोनों की डक्ट एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है और एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तुम चाहो तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लो।
कि फ्रॉग में क्या होगा कि अगर मान लो फ्रॉग में ये पेनक्रियाज है फ्रॉग का, तो ये रही पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ पर ये मान लो गॉल ब्लैडर से आ रही है बाइल जूस के लिए बाइल डक्ट, तो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगी और फिर फाइनली ड्यूडेनम में खुलेंगी, ठीक है। तो इस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। ह्यूमंस में इसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, बट यहाँ पे इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ये मैंने गॉल ब्लैडर बनाया है, ये मैंने पेनक्रियाज बनाया है। पेनक्रियाटिक डक्ट ने भी ज्वाइन कर लिया और बाइल डक्ट ने भी इसी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सिंपल। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, वेयर इट इज, कि when chyme enters into duodenum, the duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from pancreas through, किसके थ्रू रिसीव कर रही है? कॉमन बाइल डक्ट। क्या फंक्शन है? बाइल फैट को इमल्सिफाई करेगा, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। भाई इंटेस्टाइन के आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे होगा कहाँ से? तो जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ हो जाएगा? वो इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ह्यूमंस में भी जनरली कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में से तो सिर्फ वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं होगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बच्चों इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ रेक्टम है, रेक्टम में फीसेस पड़ी रहती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है, क्लियर। तो जो भी एब्जॉर्प्शन होना है खाने का, अच्छा पानी का एब्जॉर्प्शन की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, फ्रॉग पी ही नहीं रहा पानी, पानी तो स्किन के थ्रू आ रहा है, इसलिए शायद लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन रेक्टम वो कोलन वगैरह सीकम वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो डाइजेस्टेड फूड जो है, क्या लिखा है? जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इंटेस्टाइन। सेम हमारी तरह इनकी इंटेस्टाइन में भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं। तो वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वेयर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अगर बाई चांस नीट में स्मॉल लार्ज अलग अलग ना लिखा है तो फ्रॉग में इंटेस्टाइन का मतलब स्मॉल की ही बात हो रही है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई है ही नहीं, उसको तो सिर्फ रेक्टम ही कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका। तो यहाँ पे एनस की जगह क्लोएका से डिफिकेशन होता है, यू नो, फूड को पास आउट करने को बोलते हैं डिफिकेशन, ठीक है। और ये जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं फीसेस। FAE भी लिख सकते हैं, FE भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्लियर। ए साइलेंट होता है। डन, क्या समझ में आ गया? इजी सा था डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी और आसान है। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार ज़रूर से आप पूरा एक साथ तो मत बनाना, बट अलग अलग सिस्टम्स के डायग्राम खुद से ज़रूर बनाना। एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद बना के प्रैक्टिस करना, उससे आपको चीज़ें ध्यान रहेगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या हो रहा है भाई, फ्रॉग को लैंड पे भी सांस लेनी है और पानी में भी सांस लेनी है। तो कैसे लेता है ये? पानी में, लंग्स में तो पानी भर जाएगा, तो पानी में तो स्किन के थ्रू लेगा। स्किन इज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है। और जब ये लैंड पे होगा तो लैंड पे 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके पास बकल कैविटी है, स्किन है और लंग्स है, ठीक है। बकल कैविटी के लिए बोल देंगे बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, स्किन के लिए बोल देंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वहां लिखा जो, और लंग्स के लिए बोल देंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी एक एडल्ट फ्रॉग लैंड पे 3 तरह का रेस्पिरेशन करता है। बकल कैविटी इसलिए बोला क्योंकि नॉस्ट्रल से भी अल्टीमेटली एयर कहाँ जा रही है, बकल कैविटी में, माउथ के थ्रू भी जा सकती है, ठीक है ना। तो बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन व्हेन फ्रॉग इज ऑन द लैंड। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ आप लिख लेना बच्चों कि इन लार्वल स्टेज, जब फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है, यानी कि टेडपोल है जो कि कंप्लीटली एक्वेटिक है, ये कभी लैंड पे नहीं आता, इसका टेडपोल सिर्फ पानी में ही तैरता रहता है, इसमें ना स्किन, ना लंग्स, ना बकल कैविटी, ये रेस्पिरेशन करता है बच्चों फिशेस की तरह गिल्स से, और गिल्स के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन।
ब्रैंकियल, ब्रोंकियल नहीं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर। सो ये लिख दिया इन्होंने, दिस इज पल्मोनरी। थोड़ा सा लंग्स के बारे में एक लाइन है, सिर्फ ज़्यादा नहीं। लंग्स जो है इनके वो पेयर्ड हैं, इलोंगेटेड हैं, पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड बट ऑब्वियस अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में है, जैसे कि हमारा थॉरेक्स, तो अपर पार्ट ऑफ ट्रंक को इनमें थॉरेक्स कह सकते हो, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में है, क्लियर। कैसे आएगी एयर? एयर पहले नॉस्ट्रल्स में जाएगी, नॉस्ट्रल से देखो कोई नेजल कैविटी नहीं है, सीधा बकल कैविटी, एंड देन टू लंग्स वाया फेरिंग्स, फेरिंग्स तो कॉमन रास्ता है ही, क्लियर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होते हैं बच्चों, तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? स्किन के थ्रू होता है, क्लियर। यहां पर लिख देना, नेजल कैविटी इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, एब्सेंट इन फ्रॉग्स, क्लियर। कोई नेजल कैविटी नहीं है, कोई लैरिंग्स नहीं है, कोई ट्रैकिया नहीं है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल, सीधा लंग्स में चली जाएगी ये, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये हो गया, बस इतना सा है फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और कुछ भी नहीं है। ये इसका डायग्राम हो गया। इसको भी याद रखने के लिए अगर आप बनाना चाहो ना, तो देखो ऐसे बना लेना, मैं बताती हूँ कैसे बनाओगे आप इस डायग्राम को। कि जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ये फ्रॉग की बकल कैविटी है, ठीक है, तो इस बकल कैविटी में हम कह रहे हैं यहाँ ऊपर से नॉस्ट्रल खुल रहा है, क्लियर, और यहाँ सामने से माउथ खुल रहा है, तो ये तो हो गया माउथ, खाना भी इसी में जाएगा, ये हो गया नॉस्ट्रल, यहाँ से एयर भी इसी में जाएगी, है ना। और फिर ये जो बकल कैविटी है, ये देखो यहाँ पीछे की तरफ तो इससे ईसोफेगस जा रहा है, और यहाँ पे फ्रंट पे आपको इससे क्या दिखाया है, फ्रंट पे इससे निकलते हुए लंबे से पिंक कलर के होते हैं ना, चलो पिंक कलर से ही बना देती हूँ, तो ये आपको दिखाए हैं पिंक कलर के लंग्स, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गई ईसोफेगस फूड के लिए, और ये पिंक कलर के लंबे से इलोंगेटेड से हो गए लंग्स, पेयर्ड लंग्स। बस दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। थोड़ा स्कीमेटिक सा डायग्राम बनाना है बस, जिससे हमें चीज़ें याद रहें। डन, क्या बना लो, इसको ध्यान रखना, अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ में चीज़ें नोट करते चलो, दैट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। तो आई थिंक आज यहीं पर एंड करते हैं, एक साथ पूरा पढ़ा दूंगी तो बहुत दिमाग में आपके ऐसा हो जाएगा, आधी चीज़ें भूल जाओगे, आधी चीज़ें समझ में आएगी, एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट भी आ जाता है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक दिमाग का कुछ समय बाद। तो आज हम फ्रॉग को यहीं तक पढ़ते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली फ्रॉग की, हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए, एनाटॉमी का ओवरऑल आइडिया ले लिया हमने, उसमें जो दो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद के जो सिस्टम्स हमारे रह गए हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, गुड बाय।